Hello, good afternoon. Welcome to my channel. Welcome to my channel. Hello. Welcome to Study with Nautiyal. Study with Nautiyal जी. So जैसे कि हमने कल एक वीडियो अपलोड की थी, इसमें हमने बात की थी फिजिक्स के इंट्रोडक्शन और फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है चैप्टर 2 है, क्योंकि चैप्टर 1 में कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। वही है जो इंट्रोडक्शन है फिजिक्स का क्या होता है और बेसिक फंडामेंटल फोर्सेस हैं जो हमने आपको करवा दिया है। अब चैप्टर 2 हम यहाँ पे करेंगे, तो हम यहाँ पे करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट, जहाँ पे हम बात करेंगे यूनिट्स और मेजरमेंट के बारे में कि आखिरकार यूनिट्स क्या होती है और मेजरमेंट क्या होता है। तो चैनल शुरू करने से पहले आपको चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। जितने भी आपके आसपास स्टूडेंट हैं आप सबको शेयर कर सकते हैं। क्लास 11 और क्लास 12 का ये वीडियो रेलेवेंट है क्लास 11 और क्लास 12 के लिए, और साथ ही रेलेवेंट है उन सभी बच्चों के लिए जो फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, भौतिक विज्ञान को जानना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे क्या क्या उसके पीछे क्या नेचुरल लॉ काम करता है। साथ साथ में वीडियो रेलेवेंट है जितने भी एग्जाम में साइंस आती है और फिजिक्स का कोई पार्ट आता है, तो उसे ध्यान में रखते हुए हम काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर भी करेंगे। तो आज के जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, उन टॉपिक्स में हम डिस्कस करेंगे। उनमें हम बात करेंगे, पहला तो इंट्रोडक्शन होगा, दूसरा इसमें बात करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हम देखेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है यूनिट्स के बारे में वो क्या है। बेस क्वांटिटीज़ के बारे में बात करेंगे, 7 बेस क्वांटिटी जो हैं, 7 फंडामेंटल जो यूनिट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में बात करेंगे कि इसके अलावा जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं वो कौन कौन सी, उनका कहाँ पे उनका इस्तेमाल किया जाता है। साथ में बात करेंगे एसआई प्रीफिक्स के बारे में, इसके भी हम कुछ और मेजरमेंट ऑफ लेंथ, कैसे मेजरमेंट की जाती है लेंथ की, उसका एक मेथड देखेंगे, पैरेलैक्स मेथड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे काफ़ी क्वेश्चन हर बार पूछे जाता है। मेजरमेंट ऑफ मास कैसे किया जाता है और किसका मास कितना है, कैसे मेजरमेंट किया जाता है, और मेजरमेंट ऑफ टाइम के बारे में। तो और बाकी नेक्स्ट वीडियो में जो हम बात करेंगे वो करेंगे हम एरर्स के बारे में, जो एरर है और सिग्निफिकेंट यूनिट है, और जो फोर्थ वीडियो आएगी वो आएगी डायमेंशन के बारे में, डायमेंशन कैसे निकाली जाती है उसमें। तो धीरे धीरे आप डेली बने रहिए और डेली यहाँ पर आपको फिजिक्स पढ़ाई जाएगी। तो चलो आइए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिट। यूनिट्स क्या होती हैं, यूनिट्स होती क्या है, मापन। जो चैप्टर का नाम अगर हिंदी जो विद्यार्थी हैं उनके हिसाब से चैप्टर का जो हिंदी में नाम होगा वो होगा मापन और मात्रक। हिंदी में इसका नाम है मापन और एवं मात्रक। मापन मतलब मेजरमेंट और मात्रक मतलब यूनिट्स, कि मात्रक जितने कौन कौन से किसका मात्रक होता है, कौन कौन सा किसका मात्रक होता है। अगर आपको यूनिट्स पता है तो आप आसानी से डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, किसकी डायमेंशन क्या होगी और कैसे उसके लिए डायमेंशन का फॉर्मूला आपको निकालना होगा, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी टाइम डायमेंशन पूछी जाती है और ये यूनिट्स भी पूछी जाती है, किसका यूनिट कौन सा है, किसकी यूनिट क्या होती है, तो ये भी लगातार पूछी जाती है। तो कैमरा ओके, तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिट। आखिरकार यूनिट्स होती क्या है। तो जैसा कि आपने कोई फिजिकल क्वांटिटी देखी होगी, जितनी भी आपने फिजिकल क्वांटिटीज़ देखी हैं, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो इनको फिजिकल क्वांटिटीज़ कहा जाता है। फिजिकल क्वांटिटी अगर आपने देखी है तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है, इनका अध्ययन जो भौतिक जगत में पाई जाती हैं उनको फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। तो फिजिकल क्वांटिटी आपने देखी, जैसे आपने फोर्स देखा होगा, बल जिसको कहा जाता है ma, तो फोर्स का एक मात्रक होता है। अब किसी ऑब्जेक्ट पे आप कितना फोर्स लगा रहे हैं, सपोज आप किसी ऑब्जेक्ट, या आपके पास सामने कोई ऑब्जेक्ट दे रखा है और आप यहाँ से इसको फोर्स दे रहे हैं, धक्का आगे दे रहे हैं, इसको धक्का दे रहे हैं, तो यहाँ से खिसक के यहाँ चले जाएगा, यहाँ पे इसकी पोजीशन हो जाएगी सेकंड पोजीशन, यहाँ पहुँच जाएगा। अब जब यहाँ पहुँचा तो आपने एक फोर्स लगाया, फोर्स का एक वैल्यू देगा कि कितना आपने धक्का मारा, कितना तेज़ी से धक्का मारा। तो वहाँ पे दो चीज़ें हो जाती हैं, एक होता है न्यूमेरिक पार्ट, जो यूनिट होती है ये बनती है दो चीज़ों से, जो फिजिकल क्वांटिटी है दो चीज़ों से बनती है। फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल जो क्वांटिटी होती है ये दो चीज़ों से मिलकर बनती है। अब दो चीज़ें कौन सी होती हैं, एक तो होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना है, दूसरा होता है इसका जो एक होता है इसका न्यूमेरिक पार्ट कितना है, एक होता है न्यूमेरिक पार्ट और दूसरा इसमें होता है साथ साथ में उसका होता है यूनिट। ये बहुत जरूरी, दो चीज़ों से मिलकर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी बनती है। जैसे फोर्स है तो ये दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक होता है न्यूमेरिक पार्ट, कि आपने अगर फोर्स लगाया, सपोज आपने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, तो जो 10 होगा वो तो न्यूमेरिक पार्ट होगा कि आपने 10 यहाँ पर इस्तेमाल किया, 10 आपने जोर लगाया है, तो ये हो जाएगा 10 यहाँ पर 10, और जो यूनिट है वो हो जाएगी न्यूटन। तो न्यूमेरिक पार्ट होता है जो नंबर में आप लिखते हैं, और यूनिट होता है जो उसके पीछे हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे यहाँ न्यूटन इस्तेमाल करते हैं, तो ये यूनिट कहलाता है। यूनिट से क्या पता लगता है कि इसमें कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, किसका इसमें इस्तेमाल हुआ है और क्या क्या इसमें, क्योंकि देखिए 10 तो है, 10 तो कुछ भी हो सकता है, सपोज आप यहाँ से आगे बढ़ रहे हो तो 10 तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन पर्टिकुलरली किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को दिखाने के लिए उसका एक मात्रक लगाया जाता है।
तो उसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे न्यूटन इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे हमें डायरेक्ट पता लग जाए कि हम यहाँ फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि मीटर अगर आपको दिखाया जाता है, जैसे कि आप लेंथ मेजर करते हैं, लेंथ मेजर करते हैं। अगर आपको सपोज यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच की लेंथ मेजर करनी है, एक दो पॉइंट हमारे पास, इन दोनों के बीच की लेंथ, दूरी, इन दोनों के बीच की आपको दूरी मापनी है, मेजर करनी है। तो आप यहाँ से एक फीता लेकर मेजर करोगे, यहाँ से आपने स्केल लेकर किया और यहाँ पे मेजर कर लिया, तो इससे आपको पता लगेगा कि हाँ यहाँ से यहाँ तक कुछ है। अब 10 तो है, सपोज 10 यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन 10 है क्या? आप लेंथ मेजर करें तो कैसे पहचान होगी आपने लेंथ मेजर की? तो वहाँ पे पर्टिकुलर एक यूनिट इस्तेमाल करते हैं, ये मीटर से इंडिकेट करता है। अब आपको पता लग रहा है कि हमने यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, 10 मीटर है, ये प्रॉपर आपको पता लग रहा है। तो उसी चीज़ को दिखाने के लिए किसी फिजिकल क्वांटिटी को दिखाने के लिए, शो करने के लिए जिस चीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड द यूनिट, वो यूनिट कहलाती है। तो आई होप आप समझ होंगे। तो अगर इसको देखा जाए तो सिंपली ये जो बनी होती है, ये होती है फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू न्यूमेरिकल पार्ट इनटू यूनिट, इससे मिलकर बनता है। अब इसमें आगे बात करते हैं मेजरमेंट। तो मेजरमेंट में अगर हम दूसरा जो इसमें आता है, दूसरा आता है मेजरमेंट। मेजरमेंट जिसको आप हिंदी में कहते हैं, इसको आप मापन कहते हैं, सामान्य तौर पे आप इसको मापन कहते हैं, इसको आप मापन कहते हैं, मापन कहते हैं। अब मापन की जरूरत क्यों पड़ी? मापन की जरूरत आज से नहीं पड़ी है, ये 2023 आज से मापन की जरूरत नहीं पड़ी है। ये मापन की जरूरत बहुत पहले प्राचीन काल से लोगों को मेजर करने के लिए पड़ी है, चाहे वो एग्रीकल्चर के लिए हो, चाहे वो वॉर के लिए हो, चाहे वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो, सबको मापन की जरूरत पड़ी है। आखिरकार मेजर कैसे करें? चाहे वो एग्रीकल्चर में खेत बनाने की बात करें, चाहे वो वॉर में हथियार बनाने की बात करें, प्रॉपर हथियार कैसा बनाया जाए, चाहे वो कंस्ट्रक्शन मकान बनाने की बात हो, किसी भी सिविलाइजेशन में, हर सिविलाइजेशन में जरूरत पड़ी है मेजरमेंट की। चाहे वो, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जैसे इजिप्ट के पिरामिड है, आपने पिरामिड के बारे में पढ़ा होगा, इजिप्ट के पिरामिड है, तो वहाँ पर भी मेजरमेंट की जरूरत पड़ी, तभी जाके पिरामिड बनाएंगे। लेकिन उनके जो स्केल थे वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो पिरामिड हैं, जो मेजरमेंट है, वो मेजरमेंट वो भी करते थे। तो ये आप समझ सकते हैं कि मापन की जरूरत क्यों पड़ी। किसी भी चीज़ को, ह्यूमन लाइफ को अगर सर्वाइव करने की जरूरत पड़ी तो मापन की वजह से पड़ी। आप मेजरमेंट करके, आपकी हाइट कितनी है, वो नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं, आपकी हाइट है, वेट है, कितना है, तो सभी चीज़ों को मापने के लिए मेजरमेंट की जरूरत पड़ी। और जैसे कि हम फिजिकल यूनिट की बात करें, अगर यूनिट की बात करें, मात्रक की बात करें, तो मात्रक की जो जरूरत पड़ती है वो किसी फिजिकल क्वांटिटी, जो भी भौतिक, क्योंकि हमने लास्ट सेक्शन में बात की थी कि हम भौतिकी के नियम कैसे बनाते हैं, आखिरकार हम नियम बनाते कैसे, हम लॉज कैसे बनाते हैं, कैसे हम उन लॉज को सीखते हैं, तो उनके बारे में हमने पिछले सेक्शन में बात की, आप वीडियो चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो बात करते हैं मापन की। तो मापन की जरूरत क्यों पड़ी? आखिरकार मापन की जरूरत पड़ी अपने जितने भी सारे हमारे काम थे उन कामों को करने के लिए और उन कामों को अच्छी तरह से मापने के लिए। क्योंकि अगर सपोज आप प्रॉपर ढंग से अगर आप मेजरमेंट नहीं कर रहे हो तो कोई भी चीज़ कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाएगी, बिल्कुल भी कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाएगी। तो मापन की जरूरत इस चीज़ के लिए पड़ी। अब बात करते हैं इसमें जो न्यू टॉपिक है, आई होप आप समझे होंगे इसमें कि आखिरकार यूनिट है क्या, यूनिट होती क्या है और मापन की जरूरत क्यों पड़ती है। तो बात करें इसमें नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो इसमें है वो है सेकेंड टॉपिक है। सेकेंड टॉपिक हमारा है इसमें वो है द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, द इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट। यूनिट का इंटरनेशनल सिस्टम कैसा है? देखिए, आप अपने यहाँ कैसे मापते हैं, कैसे आप किसी चीज़ को मेजर करते हैं। जैसे पुराने टाइम पे हाथ से मेजरमेंट करते थे या सूत लेके मेजरमेंट करते थे, तो अलग अलग चीज़ों में मापते थे। कोई कैसे मापता है, कोई कैसे मापता है। लेकिन बाद में इसको क्या किया गया कि पूरे वर्ल्ड में एक हिसाब से एक मेजरमेंट के कुछ रूल्स बनाए गए, कुछ स्केल बनाए गए कि हाँ 1 मीटर कितना होगा, 1 सेंटीमीटर कितना होगा, किस पद्धति में हम इसको मापेंगे। सिस्टम में से होता है पद्धति, किस पद्धति का इस्तेमाल करेंगे मेजरमेंट के लिए जो इंटरनेशनली सर्वमान्य हो, हर जगह सर्वमान्य हो, पूरी वर्ल्ड में जो सर्वमान्य, पूरे वर्ल्ड में सर्वमान्य हो, जो हो उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें 3 चीज़ें आती हैं, 3 चीज़ें इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। 3 चीज़ें कौन कौन सी है? पहला जो आता है, पहला है CGS सिस्टम, CGS सिस्टम। अब CGS सिस्टम क्या होता है? जैसे कि नाम से पता लग रहा है CGS सिस्टम, तो C से होता है सेंटी, G से ग्राम और S से सेकेंड, और S से क्या हो जाएगा? सेकेंड। CGS सिस्टम से होता है सेंटी, ग्राम, सेकेंड। ये एक ऐसी पद्धति है, इस पूरे को सिस्टम कहा जाता है, CGS सिस्टम कहा जाता है। इस पूरी पद्धति में हम इस्तेमाल करते हैं सेंटीमीटर का, ग्राम का और सेकंड का। तो जितनी भी आपको इसमें यूनिट्स दिखेंगी, फिजिकल क्वांटिटीज जितनी भी आपको इसमें दिखेंगी, सारी सेंटीमीटर में दिखेंगी या ग्राम में दिखेंगी या सेकंड में दिखेंगी। तो इसमें जैसे हम बात करें कि हम बात करें फोर्स के बारे में, तो फोर्स अगर कितना लग रहा है, जैसे हम न्यूटन में बात कर रहे थे वो ऐसा ही सिस्टम, अगला दूसरा सिस्टम है। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमने किया 10
न्यूटन का फोर्स, तो इसमें जो फोर्स लग रहा है न्यूटन इक्वल टू होता है फोर्स इक्वल टू, जैसे हमने देखा था फोर्स इक्वल टू ma होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, यानी मास का जो मात्रक होता है किलोग्राम और एक्सीलरेशन का मात्रक होता है मीटर सेकेंड माइनस 2। तो ये तो हो गया। अब देख सकते हैं हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं किलोग्राम का, यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे सेंटी का, ग्राम का। मीटर है, मीटर यहाँ पे मीटर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे सेंटीमीटर का, और सेकंड तो सेकंड ही रहता है। तो यहाँ पे अगर इसका मात्रक अगर हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड माइनस 2 पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इसका मात्रक हो जाएगा 10 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए अब न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज होती है इसके साथ साथ। न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे चेंज होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे इसको चेंज करने का मतलब कैसे होता है, देखिए 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होता है, 1000 ग्राम्स होता है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। क्योंकि सेकंड हम चेंज नहीं कर रहे, यहाँ पे भी सेकंड है, यहाँ पे सेकंड है, सेकंड को बदलने की जरूरत नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि किलोग्राम, जैसे हम अगर इसको चेंज करें, हमारे पास दिया था अगर कि फोर्स इक्वल टू, अगर हमारे पास दे रखा है फोर्स इक्वल टू, अगर हमारे पास दे रखा है फोर्स इक्वल टू 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर आपके पास दे रखा, अब इसको कन्वर्ट करना है सीजीएस में, कन्वर्ट करना है, ये एमकेएस में सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, 10 तो वही रहेगा न्यूमेरिकल वैल्यू, 10 तो वही है, 10 तो वही रहेगा। साथ साथ में जो किलोग्राम है, जो किलोग्राम, अब देखिए आप किलोग्राम की जगह क्या हो रहा है, 1 किलोग्राम की जगह 1000 ग्राम आ रहा है, तो 1000 ग्राम्स यहाँ पे लिख देंगे। मीटर है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर, तो मीटर की जगह पे 100 सेंटीमीटर लिख देंगे इंटू 100 सेंटीमीटर, और अपॉन में सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर वैसे रहेगा। अब देखिए आप देखिए, तो जैसे कि आप देख सकते हैं डायरेक्ट अगर इसको लिखना हो तो आपको अगर ऐसा मल्टीप्लिकेशन करना तो काउंट कीजिए 0 1 2 3 4 5 6, तो ये बन जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 6 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसके लिए न्यूटन के, जैसे यहाँ पे न्यूटन का इस्तेमाल करते हैं हम, यहाँ पे इसका इक्वल टू जो किलोग्राम पर इसका न्यूटन होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर का वैल्यू जो न्यूटन होता है, वैसे ही यहाँ पे फोर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं डाइन, डाइन इस्तेमाल करता है सीजीएस पद्धति में। तो ये अलग पद्धति है जहां पे हम किसी फोर्स को ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिखाते हैं। अच्छा, आखिरकार इन दोनों की जरूरत क्यों पड़ी, अलग अलग पद्धतियों की जरूरत पड़ी क्यों? देखिए कभी कभी आपको जो कैलकुलेशन करनी पड़ती है बहुत छोटे लेवल पे करनी पड़ती है। कैलकुलेशन जो आप करते हैं वो बहुत ही छोटे लेवल पे करते हैं, बहुत ही छोटा फोर्स लग रहा होगा, तो वहां पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का। सीजीएस पद्धति का इस्तेमाल बहुत वहां कर सकते हैं, बहुत ही छोटे लेवल पर, छोटे लेवल पे जब आप करते हैं, बहुत ही छोटा, बहुत माइनर फोर्स जहां पे काम कर रहा हो वहां पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था सीजीएस पद्धति। अब बात करें इसको गॉसियन पद्धति भी कहते हैं, गॉसियन सिस्टम भी कहा जाता है, इसको गॉसियन सिस्टम भी कहा जाता है, सीजीएस पद्धति को गॉसियन सिस्टम भी कहा जाता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट है, अगर बात करें दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट है वो है एफपीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम जैसे कि नाम से पता लग रहा है, एफ मतलब होता है, एफ का मतलब होता है फुट, पाउंड और सेकंड सिस्टम। इसे बोलेंगे हम फुट, पाउंड एंड सेकंड सिस्टम। फुट, पाउंड एंड सेकंड सिस्टम, ये कहलाता है फुट, पाउंड एंड सेकंड सिस्टम। इसमें क्या होता है फुट, पाउंड एंड सेकंड सिस्टम में, इसमें इस्तेमाल करते हैं फुट का, जो लेंथ मेजर करते हैं वो फुट में करते हैं, दूरी। पाउंड है, इसमें वेट मेजर करते हैं, और सेकंड है इसमें टाइम मेजर करते हैं। एक चीज जो कॉमन है वो टाइम किसी भी पद्धति में चेंज नहीं होता है, सेकंड में इस्तेमाल इसका हर जगह सेकंड में इस्तेमाल किया जाता है। चेंज होता है वो लेंथ होता है और पाउंड। ये जो सिस्टम है ये ब्रिटिश सिस्टम है, ये ब्रिटिश सिस्टम है, ब्रिटिश। आपने देखा होगा वहाँ ऑन्स में किसी चीज़ का मेजर करते हैं, पाउंड में मेजर करते हैं, तो ये ब्रिटिश सिस्टम है, वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये भी कुछ ऐसे ही सिस्टम है, जैसे कि आपको कन्वर्ट करना है किसी को भी, तो आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए फुट कितना होता है, 1 फुट की जब बात करते हैं तो पुराने टाइम पे जो मेजरमेंट करते थे वो किंग के बेस पे करते थे। जो किंग होता था उसके जो फुट, पूरा फुट जो दो एक पाँव होता था, जो पूरे पाँव का जितना जूते का जितना नाप होता था उसके हिसाब से मापा जाता था कि हाँ उसके हिसाब से मेजरमेंट होगा। सबने अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल किया है मेजरमेंट के लिए, तो वैसा ब्रिटिश सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता था। ये है फुट एपीएस सिस्टम, फुट पाउंड सिस्टम। अब तीसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम का मतलब होता है मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड सिस्टम,
मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड सिस्टम। अब इसमें क्या करता है मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, ये सबसे आसान है। मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम जो है ये सबसे आसान सिस्टम है और इसको मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी कहा जाता है। इसे मेट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी कहा जाता है। तो इसमें जितने भी मेजरमेंट हम करते हैं, जैसे हम मेजरमेंट करते हैं कि यहाँ से डिस्टेंस जो हम डिस्टेंस इसमें लेते हैं, डिस्टेंस मेजर करते हैं, वो हम मीटर में करते हैं इसमें। और अगर हमें वेट मेजर करना है, वजन मेजर करना है, तो वो किलोग्राम में मेजर करते हैं। और बाकी टाइम तो हर जगह, जैसा कि मैंने आपको बताया, टाइम हमेशा सेकंड में ही मेजर करते हैं हर जगह पे। तो ये कहलाता है एमकेएस सिस्टम। इसके अलावा एक और सिस्टम है जो 1971 में इंटरनेशनल सिस्टम में बनाया गया था। इसको 1971 में इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया था, तो वो है, उस सिस्टम को कहा जाता है, जो इसके अलावा फोर्थ सिस्टम यहाँ पे आता है, फोर्थ सिस्टम कहा जाता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब आप देख सकते हैं कि अलग कंट्री अलग सिस्टम इस्तेमाल करती थी, अलग कंट्री अलग सिस्टम इस्तेमाल करती थी, सब अलग अलग मेजर करते थे। कोई ग्राम में मेजर कर रहा है, कोई सेंटीग्राम में मेजर कर रहा है, कोई किलोग्राम में मेजर कर रहा है। तो उसी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी ने 1971 में एक सिस्टम नया बनाया जिसको कहा गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और इसी सिस्टम को एसआई सिस्टम कहा जाता है, एसआई सिस्टम कहा जाता है या एसआई यूनिट्स कहा जाता है। आपने बहुत बार सुना होगा एसआई यूनिट्स। तो ये इसीलिए बनाया गया क्योंकि बहुत सारा डिस्प्यूट हो गया। जैसे ब्रिटिश यहाँ पे अपना सिस्टम इस्तेमाल कर रहे थे, एफपीएस, कुछ लोग एमकेएस इस्तेमाल कर रहे थे, कोई एपीएस इस्तेमाल कर रहे थे, कोई सीजीएस इस्तेमाल करते थे। शायद सीजीएस फ्रांस वालों द्वारा इस्तेमाल किया जाता था कैलकुलेशन के लिए। तो बाद में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट 1971 में एक कमेटी बनाई गई, उसके थ्रू 1971 में इसको बनाया गया। तो इसके अनुसार, अच्छा, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। इसमें जो इसका लिया गया वो है सिस्टम द इंटरनेशनल द यूनिट्स, ऐसा कुछ नाम इसको दिया गया है। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 7 बेस यूनिट्स। जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें आता है वो आता है 7 फंडामेंटल यूनिट्स अकॉर्डिंग टू एसआई सिस्टम। फंडामेंटल यूनिट्स, 7 मूल राशियां जिनको कहा जाता है, वो कौन कौन सी और उनके मात्रक क्या हैं। तो ये टॉपिक है हमारा, इसे हम ध्यान से समझेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत टाइम इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है इसका मात्रक क्या है, इसका मात्रक क्या है। तो आज हम यहाँ पे बेसिक आपको बता देंगे कॉन्सेप्ट कि कैसे किसी का मात्रक निकालना है। तो इसे हम एक टेबल के थ्रू समझेंगे। सपोज देखो, आप यहाँ पे हम लिखेंगे बेस क्वांटिटी, यहाँ पे इसका नेम लिखेंगे और यहाँ पे सिंबल लिखेंगे कि इसका सिंबल होता क्या है। तो इसे समझने की कोशिश करेंगे, बात करते हैं। ओके, ये प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है तो इसलिए लाइन टेढ़ी मेढ़ी है, इसके लिए माफी चाहते हैं। तो पहला है लेंथ। तो लेंथ जो होती है, लेंथ मतलब होता है लंबाई या दूरी आप मेजर करते हैं, या आप आपके कहीं से कहीं का विस्थापन मेजर करते हैं। तो वो जो सारी चीज़ें होती हैं, जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, उसके लिए एक यूनिट होता है। यूनिट क्या होगा, ये इधर हम देखेंगे एसआई यूनिट, इसकी एसआई यूनिट इसकी देखेंगे हम यहाँ पे। तो नेम जो होता है इसका जो मात्रक होता है, लेंथ का मात्रक, वो मीटर होता है। लेंथ का मात्रक बेसिक जो इस्तेमाल करते हैं मीटर, और इसका जो सिंबल होता है एम से डिनोट करते हैं। दूसरा जो होगा वो होगा मास मीन्स द्रव्यमान, जो हमने कल डिस्कस किया था। मास मीन्स द्रव्यमान, लेंथ मीन्स लंबाई। ओके, तो मास का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है। किलोग्राम जिसका नेम होता है किलोग्राम इस्तेमाल करते हैं, और किलोग्राम के लिए यूनिट इस्तेमाल करते हैं केजी इस्तेमाल करते हैं। अगला जो इसमें आता है, तीसरा जो बेसिक यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है, तीसरा है टाइम, समय के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, समय का मात्रक होता है सेकंड, और इसे डिनोट करते हैं एस से। अगला जो चौथा जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिक करंट, जिसको आप कहते हैं विद्युत करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इसको विद्युत कहा जाता है। विद्युत धारा, जिसको विद्युत धारा कहा जाता है, विद्युत धारा। तो इसका मात्रक जो होता है वो होता है एम्पियर, इसको डिनोट करते हैं ए से।
बेसिक फंडामेंटल यूनिट है, सबसे मूल राशि इनको कहा जाता है। इन्हीं से मिलकर सारी राशियां बनती हैं, जितनी भी सारी आप फिजिकल क्वांटिटीज देखते हैं सब इनसे मिलकर बनती है। अगली बात करेंगे जो नेक्स्ट है वो है इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर देखा जाए, अगर बात टेम्परेचर की करें, टेम्परेचर मतलब होता है तापमान। तो अगर तापमान, तो तापमान आप जानते हो किस में मेजर करते हैं, लेकिन इसका एक तापमान को हम 3 चीज़ों में मेजर करते हैं। फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं, सेंटीग्रेड मेजर करते हैं और केल्विन में मेजर करते हैं। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट जो इसमें मेजर करते हैं वो है केल्विन। केल्विन का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। इसका जो नोटेशन है वो है के। छठा जो इसमें है वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, इसे हम कहेंगे पदार्थ की मात्रा। अगर आपको मेजर करनी है तो बेसिक किस में मेजर करते हैं, ये मेजर करते हैं मोल में, और इसका जो यूनिट होता है वो भी मोल ही होता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो अगर पांचवा छठा हो गया, सातवां अगर इसमें बात करें वो आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये क्या चीज होती है ल्यूमिनस, इसे कहते हैं, इसका जो मात्रक होता है ये देखिए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब कोई भी चीज में कितनी चमक है, ये चमक जो होती है, शाइनिंग कितनी है, कितनी उसमें शाइनिंग आ रही है, कितनी तीव्रता से कोई चीज चमक रही है। मेनली ये स्टार्स में इस्तेमाल किया जाता है। जब आप स्टार्स का अध्ययन करते हैं या कोई ल्यूमिनस चीज, चमकने वाली चीज हो, उसमें कितनी चमक है तो वहां इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है कैंडिला। आपने कैंडल सुना होगा, कैंडिला, उसी से बनाया गया है, उसी से मात्रक लिया गया सीडी। इसका मात्रक होता है सीडी, कैंडिला। तो ये है बेसिक 7 फंडामेंटल यूनिट्स जो इनका इस्तेमाल हम करते हैं। मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडिला। लंबाई का मात्रक, जितनी भी चीज़ें हम लेंथ मापते हैं वो हमेशा मीटर का इस्तेमाल करते हैं ऐसा सिस्टम में। जब हम द्रव्यमान हम किसी को द्रव्यमान मापना हो तो किलोग्राम में उसका द्रव्यमान मापते हैं। अगर हम टाइम मेजर करते हैं तो सेकंड में टाइम मेजर करते हैं। विद्युत धारा का एम्पियर होता है, तापमान का, टेम्परेचर का केल्विन होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडिला होता है। तो ये आप समझेंगे। अब विद्युत धारा, इसमें से देखिए, समय तो आप जानते हैं कि सेकंड क्या होता है, किलोग्राम द्रव्यमान क्या है, लंबाई क्या है। लेकिन अगर बात करें टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का इसकी जो केल्विन जो है मिनिमम जो होता है, जो 0 डिग्री केल्विन जो होता है, 0 डिग्री केल्विन, इसके बारे में बहुत बार बात करेंगे। 0 केल्विन, जो 0 केल्विन होता है, जिसको इसको एब्सोल्यूट जीरो कहा जाता है। एब्सोल्यूट जीरो कहा जाता है। इसका एब्सोल्यूट जीरो का मतलब कि दुनिया की जितनी भी सारी पदार्थ हैं 0 डिग्री केल्विन पर एक ही स्टेट में आ जाता है, सिमिलर स्टेट में आ जाता है। वो ना तो ठोस रहता है, ना द्रव रहता है, ना गैस रहता है, ना सॉलिड, ना लिक्विड, ना गैस, वो एक एब्सोल्यूट स्टेट में आ जाता है सारे। तो इसका अध्ययन बहुत काफ़ी इसका अध्ययन करते हैं। और इसी के आसपास जैसे हम टेम्परेचर गिराते हैं, देखिए क्यों इसको थर्मोडायनेमिकली टेम्परेचर कहा गया, इसको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्यों दी गई कि दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं किसी न किसी टेम्परेचर पे रहती हैं। जैसे कि हमें खाने की जरूरत, जब हमें ठंड होती है तो हम कपड़े पहनते हैं, खाना खाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, या जब गर्म होता है तो हम फैन का इस्तेमाल करते हैं, अदर चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए। क्योंकि लाइफ भी एक टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और लाइफ एक टेम्परेचर पर ही रहती है। अगर टेम्परेचर, प्रॉपर टेम्परेचर ना हो तो जीवन संभव नहीं है। इसीलिए जो थर्मोडायनेमिक्स है उसको सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट माना जाता है ह्यूमंस के लिए या सर्वाइवल के लिए। क्योंकि टेम्परेचर पे कोई रिएक्शन होती है, टेम्परेचर पे ही सारी चीज़ें होती है। तो इसीलिए टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है ह्यूमन लाइफ में और पूरे ब्रह्मांड के लिए। दूसरा है मोल। मोल मीन्स होता है, मोल का मतलब जो होता है, तो एक मोल में जो होता है 1 ग्राम मोल, अगर बात करें 1 ग्राम मोल में कितने एटम्स होते हैं, तो ये एवोगाड्रो नंबर्स होता है। ये होता है 6.022 इंटू 10⁻³ एटम्स। इतने एटम्स पाए जाते हैं 1 ग्राम मोल में। अगर 1 ग्राम मोल की बात करें, इतने एटम्स पाए जाते हैं पर्टिकुलर। कैंडिला मतलब कोई कितना शाइनिंग कर रहा है। अगर बात करें कैंडिला की तो ये कितना शाइन करता है, इसमें इंपॉर्टेंट जो आती है वो इंटेंसिटी आती है। अब ये तो हो गया 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स। अब इनके अलावा 2 अदर यूनिट होती हैं, इनको सप्लीमेंट्री यूनिट कहा जाता है, जिनको सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहा जाता है। इनके अलावा जो होती हैं वो होती हैं, इनके अलावा जो इंपॉर्टेंट होती हैं वो होती हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होते हैं, जिनको क्या कहते हैं, व्युत्पन्न सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहा जाता है। व्युत्पन्न मात्रक नहीं कहते हैं, शायद कुछ और कहते हैं। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं 2। पहली जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती है, पहली जो सप्लीमेंट्री यूनिट होती है, काम नहीं कर रहा है ये,
ओके। सप्लीमेंट्री जो पहली यूनिट होती है वो होता है एंगल। एंगल का मतलब होता है कोण। और जो दूसरी होती है वो होती है घन कोण, जिसको कहा जाता है सॉलिड एंगल। अब ये चीजें क्या होती है, इसको कहा जाता है घन कोण। सॉलिड एंगल क्या होता है और एंगल क्या होता है? देखिए, जैसे आप एंगल जानते हैं तो आपने डायमेंशन पढ़ी होगी, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन पढ़ी होगी। तो जो 2 डायमेंशन, जो कोई कोण 2 डायमेंशन में बनता है, यानी जो एरिया में जो कोण बनता है, क्षेत्रफल में जो कोण बनता है, सरफेस पे जो कोण बनता है, या जिनको कहें सरफेस पे जो कोण बनता है, उनको एंगल कहा जाता है। और जो भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के कोण बनते हैं, सपोज 2 डायमेंशन की बात अगर हम करेंगे तो सपोज हम क्या करते हैं कि हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं, हम एक बेस बनाते हैं। कोण बनाने के लिए आपको 2 लाइनों की हमेशा जरूरत पड़ती है। एक सपोज हम एक बेस लाइन ले लेते हैं यहाँ पे, और हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से कोण बनाना स्टार्ट करते हैं, मूव करना स्टार्ट करते हैं सर्कुलर। तो यहाँ से मिलकर यहाँ तक अगर हम इसको मिला दें तो एक कोण यहाँ पर बन जाएगा। इस कोण को थीटा कहा जाता है। और जो आप यहाँ से बाहर से जो आप यहाँ चाप लगाते हैं, इसको अगर एल लेंथ ले लें, इसको कहा जाता है चाप या आर्क, आर्क कहा जाता है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की, क्योंकि पूरा एक सर्कल बनाएगा, आगे अगर इसको बढ़ाते जाएंगे तो ये एक पूरा सर्कल मेंटेन यहाँ पर करेगा, सर्कल बनाएगा। लेकिन हम एक सर्कल का छोटा सा पार्ट बना रहे हैं, तो ये 0 इसका केंद्र हो गया और ये इसकी त्रिज्या हो गई। तो जो कोण होता है, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या होता है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर देखा जाए तो ये होता है एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसको अगर देखा जाए तो थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर होता है। अब कोण जो होता है ये, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। नॉर्मली अगर इसको देखा जाए तो इसको डिग्री में इसको निकालता है, लेकिन इसका कोई भी मात्रक नहीं, मात्रक तो इसमें डिग्री होता है, लेकिन अगर इसका डायमेंशन कुछ नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे लंबाई है, अपन लंबाई हो जाएगा तो कोई मात्रक नहीं आता यहाँ पे। तो वैसे भी इसका मात्रक नहीं होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है नॉर्मली अगर देखा जाए। लेकिन अगर इसको मेजर करते हैं तो इसको मेजर करने के लिए हम किस में करते हैं, रेडियन में मेजर करते हैं, रेडियन में मेजर। अब रेडियन क्या होता है, 1 रेडियन इक्वल टू होता है पाई रेडियन, यहाँ इसमें इस्तेमाल करते हैं पाई रेडियन। पाई रेडियन इक्वल टू होता है 180 डिग्री, पाई रेडियन इक्वल होता है 180 डिग्री। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। बात करें सप्लीमेंट्री घन को, क्योंकि मैथ्स का टॉपिक बहुत लंबा टॉपिक जाएगा। बात करें सॉलिड एंगल की, धीरे धीरे हम इसको इस्तेमाल करते जाएंगे, एंगल का इस्तेमाल करते जाएंगे। बात करें सॉलिड एंगल की, तो ये एक 3D शेप में होता है। सपोज आपके पास एक स्फीयर है, आपके पास एक स्फीयर है। स्फीयर का मतलब होता है, सपोज आपके पास एक गोला है, उसके सेंटर, अगर आप उसके सेंटर से कट करेंगे, अगर आप उसके सेंटर से अंदर कट करेंगे ऐसे, तो कुछ ऐसा एंगल बनाएगा। और ये क्या बनाएगा, एक अंदर की ओर एक कोन बनाएगा यहाँ पर। तो इसके अंदर एक सस्पेंडेड एंगल होगा, इसकी एक रेडियस होगी, त्रिज्या होगी रेडियस इसकी एक, और साथ साथ में यहाँ एक एंगल बनाएगा, एक सरफेस एंगल बनाएगा। उस एंगल को लेंगे हम डी ओमेगा, उस एंगल को लेते हैं डी ओमेगा। अंदर जो एंगल बनाता है, अगर कोई हमने स्फीयर लिया, उसको बीच से अंदर से काट दिया, अंदर की ओर काट दिया, उसके अंदर एक कोन शेप का हमने डायग्राम बना दिया, कोन शेप का एक डिजाइन बना दिया, तो अंदर से आप देखोगे कि बाहर से जितना वो एक ही लेवल में आगे की ओर बढ़ रहा है बराबर, और उसका एक सरफेस यहाँ पे होगा, सतह यहाँ पे होगी। ये जो सतह होगी, इसका जो वैल्यू देंगे वो लेंगे हम डी ए। तो जो एंगल बनेगा यहाँ पे सस्पेंडेड होगा, जो एंगल बनेगा उसको डी ओमेगा से नोटेशन करेंगे, और डी ओमेगा बराबर हमेशा होता है, डी ओमेगा इक्वल टू होता है डी ए अपॉन एरिया अपॉन आर। जितना एरिया यहाँ पे बाहर पे बन रहा है और जितनी इसकी रेडियस है, उन दोनों का जब रेशियो निकालते हैं तो वो घनकोण बनता है। इसका जो मात्रक होता है, यूनिट इसका जो होता है, इसकी मैं इसमें बताना भूल गया था, जो एंगल होता है इसकी डायमेंशन नहीं होती है, डायमेंशन नहीं होती है। यूनिट जो है, जो इसका यूनिट होगा वो यूनिट होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन इसका मात्रक होता है घनकोण का, और इसको एस आर से डिनोट किया जाता है। इसका इस्तेमाल अगर आप देखेंगे, आप इसका इस्तेमाल जो नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं वो हम 12th में करेंगे, 12th की फिजिक्स में, जब हम गॉसियन सरफेस पढ़ते हैं, जब हम पढ़ेंगे टॉपिक अपना गॉसियन सरफेस, जब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, जब इसके लिए इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ इसका इस्तेमाल होता है। तो ये थे सॉलिड एंगल और नॉर्मल एंगल। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एसआई प्रीफिक्सेस। अगर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें देखें, देखिए जो हमने 7 फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी अभी तक, उसके अलावा जो +2 और सप्लीमेंट्री जो हमने पढ़ी, सप्लीमेंट्री जो एंगल हमने पढ़े, सप्लीमेंट्री यूनिट जो पढ़ी, यही सारे मिलाकर जितने भी सारे फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज जितनी होती हैं, उन सब के बेस बनते हैं, उन सब के बेस ये होते हैं, और इन्हीं से मिलकर सारी जितनी फिजिकल क्वांटिटीज हैं
सारी बनाई जाती हैं, इन्हीं से मिलकर सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ बनाई जाती हैं। 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, इन्हीं से मिलकर सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ बनाई जाती हैं। जैसे हम देखें, अगर एक इसके लिए देखें तो एनर्जी की जब बात करें, एनर्जी की जब बात करते हैं, ऊर्जा, तो ऊर्जा इक्वल टू होता है मास इंटू mc²। आपने पढ़ा होगा E इक्वल टू mc²। तो मास का जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम। c² का मतलब होता है लाइट की स्पीड। तो लाइट की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, लाइट की स्पीड। तो लाइट की जो स्पीड होती है, स्पीड हम क्या देखें, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप खुद देखते हैं, डिस्टेंस अगर हम लेंगे तो डिस्टेंस लेके हम मीटर में, हमें पता है कि मीटर में मेजर करते हैं, टाइम हम टी में मेजर करते हैं, सेकंड में मेजर करते हैं। तो स्क्वायर का मतलब हो गया कि मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर। तो उसको आप लिख सकते हैं किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो अगर आप देखें तो ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं बेसिकली अगर यहाँ दें तो किलोग्राम किसका मात्रक आ गया, किलोग्राम मात्रा आ गया, वैल्यू जो इसकी आ गई, ये आ गया वेट का, ये आ गया वेट का या मास का, सॉरी मैंने ऊपर वेट लिखा है क्या, नहीं मास ही लिखा है, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मात्रक होता है, ये जो यूनिट है, ये किसकी, मास की हो गई, ये लेंथ की हो गई और ये टाइम की हो गई। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं, ये फंडामेंटल यूनिट्स। आप एनर्जी बनाओ, आप किसी भी चीज़ को बनाओ, अगर आप बात करें वर्क की बात करें या किसी भी चीज़ अदर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की बात करें, तो उसके भी हर एक प्रकार से फंडामेंटल यूनिट्स में उसे डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे मूल जो फंडामेंटल जो यूनिट्स होती हैं, वही 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं, जो कि हमने यहाँ पढ़ी अभी, सप्लीमेंट्री यूनिट में आती है एंगल और सॉलिड एंगल, और जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनियस इंटेंसिटी। इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो काफ़ी, अगर इसे सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे कि हमने 4 फंडामेंटल फोर्सेस की बात की, सारे फोर्सेस यही बनाते हैं, उसी प्रकार से जो ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, ये क्या मिलकर बनाती हैं, हर एक प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ जितनी आप फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ते हैं, उन सबको ये बनाती हैं मिलकर। अब बात करें इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ में आती है वो आती है, दैट इज वो है प्रीफिक्स, एसआई प्रीफिक्स। अगर बात करें एसआई प्रीफिक्स की, तो एसआई प्रीफिक्स क्या होता है, इसमें जो अगला टॉपिक हमारा वो है एसआई प्रीफिक्सेस। एसआई प्रीफिक्स क्या होता है, अब एसआई प्रीफिक्स से आप समझते क्या, जितनी भी सारी एसआई यूनिट है इनके कुछ प्रीफिक्स होते हैं जिनको आपने काफ़ी टाइम सुना होगा, जैसे कि माइक्रो सेंटीमीटर, मिली सेंटीमीटर, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो। तो ये सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी। अब इसमें देखेंगे हम इंपॉर्टेंट क्या होता है। पहले तो हम देखेंगे कि जिसकी पावर 10 की पावर में अगर पॉजिटिव में है, 10 की पावर जो 0 होती है तो आप 10 लेते हैं, लेकिन 10 की पावर को अगर आप क्या करते हैं 2 कर दें, 10 की पावर 2 करते हैं तो इसको कहा जाता है हेक्टो। आपने सुना होगा हेक्टो। 10 की पावर अगर आप 3 कर दें, 10 की पावर अगर 1 है तो इसका अगर आप 1 ले रहे हैं, 1 को सिंपली मीटर कहा जाता है, 1 को अगर आप देखें तो 1 को डेका कहा जाता है, डेका। तो 10 की पावर 3 कर दें तो ये किलो बन जाता है, किसी किलोग्राम बना सकते हैं, हम किलोमीटर बना सकते हैं। 10 की पावर अगर 6 हो जाए तो ये बन जाता है मेगाबाइट। एमबी सुना, आपने सुना होगा। 10 की पावर जो 9 होती है वो बनता है गीगा, वो बन जाता है गीगाबाइट या गीगामीटर या कुछ भी गीगा। 10 की पावर अगर आप 12 कर देते हो तो 10 की पावर 12 बन जाती है टेराबाइट या टेराबाइट करते हैं आप, टेरामीटर करते हैं, कुछ भी। 10 की पावर को 15 कर देते हैं तो इसको कहते हैं पेटा, और 10 की पावर जब 18 कर देते हैं तो उसको कहा जाता है एक्सा। ये तो 10 के, ये तो पॉजिटिव में हो गया। अब बात अगर माइनस में करें, अगर नेगेटिव में, ये तो बड़ी चीज़ों के लिए है, दिस ये है बड़े ऑब्जर्वेशन के लिए, ये है बड़े ऑब्जर्वेशन के लिए। लेकिन बात करें अगर छोटे ऑब्जर्वेशन की बात करें, तो छोटे ऑब्जर्वेशन में अगर 10⁻⁻1 हो जाता है तो उसको कहा जाता है डेसीमीटर। आपने सुना होगा। 10⁻⁻ अगर -2 हो गया तो उसे कहा जाता है सेंटीमीटर, सेंटी कहा जाता है। 10⁻⁻ अगर -3 हो गया इसको कहा जाता है मिली। अगर आपने देखा होगा मिलीमीटर से डिनोट करते हैं हम किसी भी चीज़ को, मिलीमीटर से डिनोट करते हैं जब लेंथ मापनी हो, या मिलीग्राम से डिनोट करते हैं। आपने देखा mg लिखा होता है, जो मेडिसिन होती है उन पर mg लिखा होता है। बात करें 10⁻⁻6 की तो इसे कहा जाता है माइक्रो। बात करें 10⁻⁻9 की तो इसे कहा जाता है नैनो। और बात करें 10⁻⁻10 की, इसे कहा जाता है एंगस्ट्रम से डिनोट करते हैं। बात करें 10⁻⁻12 की, इसे कहा जाता है पिकोमीटर, पिकोग्राम, कुछ भी, पिको सेकेंड, कुछ भी हो सकता है। ये प्रीफिक्स हैं, पहले जोड़े जाते हैं। प्रीफिक्स का मतलब जो पहले जोड़े जाते हैं, ये पहले जोड़े जाते हैं।
बात करें 10⁻⁻15 की, तो ये इसे कहते हैं फेम्टो या फर्मी, फेम्टो। और 10⁻⁻18 को इसे कहा जाता है एटो। तो ये आप देख सकते हैं, अगर हम इन सब का इस्तेमाल आप कर सकते हैं नॉर्मल जीवन में। जैसे कि अब अगर आप देखें माइक्रो, अगर आप मीटर लेकर करेंगे, लेंथ लेकर करेंगे, अगर लेंथ की बात करें, अगर हम लेंथ में लेंगे तो ये बन जाएगा 10⁻⁻6 मीटर, तो इसको कहेंगे हम माइक्रो। इसके लिए इस्तेमाल करते हैं म्यू, माइक्रो मीटर। इतनी छोटी चीज़ों के लिए माइक्रोमीटर यानी म्यू। तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी दिखा दो, 10⁻⁻6 को अगर दिखाना तो आप दिखा दो 10⁻⁻6, इसे आप ऐसे दिखा सकते हो 1 माइक्रोमीटर भी दिखा सकते हो। जैसे आप देखो नैनोमीटर, हम बात करते हैं लेंथ में अगर देखा जाए तो नैनोमीटर, तो 1 नैनोमीटर अगर दिखाना आपको तो वो कैसे दिखाएंगे 10⁻⁻9 मीटर। 1 एंगस्ट्रम अगर आपको लेंथ में बहुत सारा इस्तेमाल किया जाता है, और जो एंगस्ट्रम है ये वेवलेंथ है, एक्सरे की वेवलेंथ होती है इतनी आसपास में, एक्सरे की जो वेवलेंथ होती है इतनी आसपास में होती है। अगर इसी चीज़ को हम देखें लेंथ में और इसी चीज़ को मास में देखें अगर, तो माइक्रोग्राम, माइक्रोग्राम को अगर देखें तो म्यू ग्राम हो जाएगा 10⁻⁻6 ग्राम। और इसी को अगर आप टाइम में देखोगे, अगर आप इसको, इसी चीज़ को अगर आप टाइम में देखोगे तो टाइम में हो जाएगा 10⁻⁻6 सेकेंड, ये बन जाएगा माइक्रो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड। वैसे ही नैनो सेकेंड अगर बात करें, नैनो सेकेंड की अगर बात करें तो नैनो सेकेंड हो जाता है 10⁻�9 सेकेंड। तो ये प्रीफिक्स हैं, ये कुल मिला के इनको प्रीफिक्स कहा जाता है, पहले जोड़ा जाता है। वैसे अगर बड़ी चीज़ के लिए बात करेंगे, अगर आपको दिखाना है बड़ी चीज़, अच्छा इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, इनके इतना सारी चीज़ें बता रहे हैं अगर, तो इनमें 2 चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट आती हैं, वो आती लेंथ मेजर करने के लिए 2 बहुत फेमस यूनिट इस्तेमाल की जाती हैं। फेमस यूनिट कौन कौन सी हैं? जैसे आपने देखा होगा बहुत बड़ी लेंथ को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत बड़ी लेंथ को मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, पहले हम राइट कर लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इसमें है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अगर लेंथ मेजर आपको करनी है तो लेंथ कैसे मेजर करते हैं? सिंपली आप स्केल का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें अगर आप बहुत स्टार्स के बीच की लेंथ मेजर करते हैं तो ये हो जाता है 1 लाइट ईयर इक्वल टू होता है 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर। 1 लाइट ईयर का मतलब होता है जब प्रकाश को पूरा 1 साल लग जाता है पहुंचने में, विद द स्पीड ऑफ 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड से लाइट चलती है, तो 1 लाइट ईयर में होता है, इतने मीटर 1 लाइट ईयर में होता है। और दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट बात होती है वो क्या होता है, दूसरा आता है पारसेक। इससे भी बड़ा एक यूनिट होता है, वो होता है पारसेक, पारसेक। और ये होता है 3.26 लाइट ईयर के इक्विवेलेंट, यानी जब इस लाइट ईयर का मल्टीप्लाई 3.26 करेंगे तो ये पारसेक के बराबर वैल्यू देगा ये। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। अब मेजरमेंट ऑफ लेंथ के लिए इसमें जो टॉपिक है वो हमारा है पैरेलैक्स मेथड, पैरेलैक्स मेथड। तो पैरेलैक्स मेथड का मतलब होता है, देखिए सपोज हमें ऑब्जर्वेशन करनी है किसी दूर एक बहुत बड़े स्टार की, और आप यहाँ अर्थ पर हैं। अब आप कैसे ऑब्जर्व करेंगे इसे? तो हम क्या करते हैं, अर्थ पे दो पॉइंट, अर्थ पे हम क्या करते हैं, कोई 2 पॉइंट ले लेते हैं। इन 2 पॉइंट से सपोज ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं हम इस वाले स्टार को। तो एक बार हम यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे इसे, अगर हम देखें एक बार हम यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे, एक बार हम यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे इसे, और एक बार हम यहाँ से, स्केल प्रॉपर काम नहीं कर रहा है ये, देखिए यहाँ पे कोई स्टार है, तो यहाँ से अगर ये हमने ऑब्जर्व किया यहाँ पे, और यहाँ से भी ऑब्जर्व किया हमने, ये अर्थ है ये, तो यहाँ से आपने देखा इस स्टार को, यहाँ से भी आपने स्टार को देखा, तो इन दोनों के पॉइंट की जो बीच की दूरी है उसको हम डी ले लेते हैं, स्मॉल डी। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो आपने ऑब्जर्व किया, तो आपने एक एस्टिमेट जो डिस्टेंस ली है वो डी हो जाएगी। तो अगर ये डी है तो ये भी डी हो जाएगी यहाँ तक की। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ का एंगल थीटा, कितना एंगल बन रहा है, तो वो आप मेजर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ कितने एंगल पे जा रहा है और यहाँ से यहाँ कितने एंगल पे आप मेजर कर रहे हो उस स्टार को, तो आप आसानी से उसका एंगल मेजर कर सकते हैं। ये एंगल है, यहाँ पे एंगल है, तो एंगल के बेस पे आप किसी भी स्टार की कितना भी दूर हो उसकी आप अपनी डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, कितना दूर वो स्टार है। तो इसके लिए जो फॉर्मुलेशन जो आता है इसके लिए वो आता है अल्फा इक्वल टू डी अपॉन डी। सिमिलर जो एंगल है मैंने अल्फा से डिनोट कर दिया, तो ये इससे आप क्या निकाल सकते हैं, इस वाले डी की वैल्यू निकाल, तो डी इक्वल टू हो जाएगा डी अपॉन अल्फा।
अगर आपको पता है कि डिस्टेंस कितनी है, ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको पता होगी, अर्थ पे आप कितने दूरी पे थे, तो ये आपको पता लग जाएगी। दूसरा, आपको एंगल यहाँ से पता लग जाएगा, तो इन दोनों का जब रेशियो निकालोगे तो ये डी निकलेगी, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी निकल जाएगी। और अगर इसको नेग्लिजिबल मानेंगे अगर हम, क्योंकि डी के रिस्पेक्ट में जो स्टार की दूरी है वो बहुत दूर है स्टार यहाँ से, लेकिन जो इन दोनों के पॉइंट के बीच के वो बहुत कम है, तो उसे नेग्लिजिबल मान सकते हैं हम। तो इससे पता लग जाएगा कि ये स्ट्रेट में भी उतनी दूरी पे होगा, यहाँ पे अर्थ से इतनी दूरी पे। इससे हम पता लगा सकते हैं कि स्टार कितना दूर होगा। तो ये पैरेलैक्स मेथड कहलाता है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। थैंक यू। एंड चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अब देखिए, इसमें कुछ चीज़ें छूट गई। जो मेजरमेंट ऑफ मास है, वो कैसा मेजरमेंट ऑफ मास करते हैं, तो कोई इतने बड़े टॉपिक नहीं है उसमें। आप सिंपल बताइए, हमने सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। मेजरमेंट ऑफ टाइम कैसे मेजर करते हैं, तो ऐसी कोई खास बात नहीं है उसमें। मेजरमेंट ऑफ टाइम आप बैलेंस के थ्रू कर सकते हैं, छोटी चीज़ों के लिए, बड़ी चीज़ों के लिए। तो जो नेक्स्ट टॉपिक्स में आएगा वो आएगा एरर्स, अशुद्धियाँ जो होती हैं, एरर्स कैसे, जब कैलकुलेशन हम करते हैं तो उसमें कैसे एरर्स हटाते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।